वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारे बीच कई दरिंदे कानून के डर के बिना खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कुछ भी करेंगे तो पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाएगी, उन्हें कोई सजा नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि हमारा सिस्टम और पुलिस ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमारे लॉ और सिस्टम के लूप होल्स का इस्तेमाल करके क्रिमिनल्स बच जाते हैं और एक के बाद एक क्राइम करते रहते हैं। तो आज की कहानी ऐसी सिस्टम के फेलियर के बारे में है। जेनी नाम की लड़की का कोई उसके ही फ्लैट में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करके उसका मर्डर कर देता है, लेकिन इस केस में पुलिस किसी को भी पकड़ नहीं पाती। और फिर पूरे 5 साल के बाद कोर्ट में डाली गई एक पिटीशन के चलते इस केस को रीओपन किया जाता है और सभी के सामने ऐसा सच आता है जिसको जानकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, खासकर पुलिस। तो आइए देखते हैं जस्टिस फॉर जेनी 2026 में रिलीज हुई है। शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें अदायार चेन्नई का एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहां के इंस्पेक्टर को कमिश्नर कॉल करके बुलाता है। तो इंस्पेक्टर जल्दी से कमिश्नर के पास पहुंच जाता है। कमिश्नर कहता है कि 4 जून 2019 का केस याद है तुम्हें, जब किसी ने एक स्टूडेंट की जान ले ली थी। तो इंस्पेक्टर बोलता है, हाँ अच्छे से याद है सर, उस दिन जेनी नाम की लड़की का मर्डर हुआ था। तो कमिश्नर कहता है कि आज 5 सालों के बाद 2024 में उस केस को फिर से रीओपन किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर द्वारिका इस केस की इंचार्ज थी उस वक्त, वो फिर से इस केस की छानबीन करेगी और तुम सभी उन्हें पूरा कोऑपरेट करना। तो इंस्पेक्टर कहता है, सर जेनी का केस में तो कोई भी क्लू या सस्पेक्ट नहीं मिला पुलिस को अभी तक, उसका क्या ही करना है खोल के दोबारा। तो कमिश्नर बस इतना कहता है कि केस रीओपन इसीलिए हुआ क्योंकि उस वक्त जेनी को इंसाफ नहीं मिला और अब शायद उसको इंसाफ मिल जाए। मीडिया से लेकर हर जगह जेनी के केस की चर्चा हो रही है। इसी के साथ कहानी जाती है 5 साल पहले के समय में, जहाँ दोस्तों हम जेनी को उसके दोस्त सिद्धार्थ के साथ देखते हैं, जो कि जेनी के साथ में पढ़ता है। सिद्धार्थ जेनी को घर छोड़ने के लिए आया होता है और जेनी भी सिद्धार्थ को बाय बोलकर अपने फ्लैट में चली जाती है। उसके बाद सिद्धार्थ भी अपने घर निकल जाता है, लेकिन जेनी अब नहाने जाती है ना जब, तो जैसे वो बाहर आती है वहां से, हमें जेनी के पीछे दोस्तों एक साये को दिखाया जाता है। वो शख्स जल्दी से जेनी का मुंह दबाकर उस पर हमला कर देता है। सीन यहीं पे होता है कट, और हमें अगले सीन में जेनी की लाश को दिखाते हैं, जिसे किसी ने कई बार चाकू से मारा होता है और साथ ही उसने जेनी के साथ दुष्कर्म भी किया है। जेनी के प्राइवेट पार्ट पर कई बार वार किया है। पुलिस भी जेनी की लाश को देख नहीं पाती और यहाँ इंस्पेक्टर मदन और उसका जूनियर सत्यम आगे आते हैं। मदन सत्यम से कहता है कि जल्दी यहाँ द्वारिका मैम भी आती होंगी, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है। और सत्यम भी जेनी की माँ को कॉल करके जेनी की मौत के बारे में बता देता है, उन्हें तुरंत आने के लिए कहता है। बेचारी जेनी की माँ जब बेटी की मौत की खबर सुनती है तो रोती रोती आती है। इसी बीच मदन सत्यम से कहता है कि ऐसा कुछ तुमने पहले कभी देखा है क्या। सत्यम कहता है, सर ये केस मुझे वेलाचरी वाले केस की तरह लग रहा है, सच बता रहा हूँ। तो मदन कहता है कि हाँ मुझे तो लगता है कि दोनों ही केस में कुछ तो कनेक्शन है। खैर दोस्तों, इसी दौरान वहाँ पे द्वारका आ जाती है, जो कि मदन लोगों के साथ जाकर जेनी की लाश को पहले देखती है, उसकी अच्छे से चेक करती है। मदन उसे बताता है कि जेनी के दोस्त सिद्धार्थ और यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने हमें इन्फॉर्म किया था। तो द्वारिका कहती है कि जल्दी से सभी खत्म करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और इसी बीच हमें जेनी की दोस्त प्रियंका को भी दिखाया जाता है, जो कि जैसी जेनी की मौत के बारे में सुनती है बेचारी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। प्रियंका और जेनी असल में बहुत ही अच्छे पक्के वाले दोस्त थे बचपन से। जेनी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, जिसके बाद जेनी का वही क्रियाक्रम वगैरह होता है दोस्तों, जहाँ हम प्रियंका को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा थोड़ा अलग ही मोड में बैठी हुई है। बेचारी जेनी को याद करते करते उन पलों के बारे में सोचती है जब वो और जेनी साथ थे। अब हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि जेनी और प्रियंका दोनों ने ही नीट का एग्जाम दिया होता है। दोनों ही सेम कॉलेज में जाना चाहती थी, लेकिन जेनी को डर था कि प्रियंका के पापा तो उसे किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवा देंगे, लेकिन मेरा अगर नहीं हुआ तो मैं प्रियंका के बगैर कैसे रहूंगी। मतलब इतनी घनिष्ठ मित्रता थी इनकी। तो तब प्रियंका कहती कि चिंता मत करो, तुम्हारे बिना किसी कॉलेज में मैं एडमिशन नहीं लूंगी, जहाँ तुम लोगी वहीं मैं लूंगी, या जहाँ मैं लूंगी तुम्हें भी वहीं लेकर आऊंगी। ये सुनकर जेनी खुश हो जाती है। और अब हमें 4 जून का दिन दिखाया जाता है, जब जेनी और प्रियंका अपना नीट का रिजल्ट चेक करती है। दोनों के यार बहुत अच्छी रैंक आई होती है और दोनों ही बड़ी खुश होती है। जेनी, प्रियंका और सिद्धार्थ साथ में अपने बाकी दोस्तों के साथ दिन भर काफी एंजॉय करते हैं। जिसके बाद सिद्धार्थ प्रियंका और जेनी को घर छोड़ते हुए घर निकल जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों वो तो आपको पता ही है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि आज ही जेनी का रिजल्ट नीट का आया था और आज ही उसके साथ ये कांड हो गया। पुलिस को घर में चोरी वगैरह का कोई निशान नहीं मिलता। अब कमिश्नर द्वारिका से कहता है कि इस जेनी वाले केस को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करो। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए पता चलता है पुलिस को कि जेनी के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसे किसी धारदार चाकू से मारा गया, और जिसने उसके साथ ये किया वो कोई जानवर ही रहा होगा, क्योंकि उसने एक नहीं कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। बाकी जेनी को मारते या गला काटते वक्त भी आखिरी समय तक वो जिंदा थी, मतलब तड़पा तड़पा के मारा। साथ ही जिस तरह से चाकू मारा गया है ना, लगता है वो इसका पहला मर्डर था। जेनी की बॉडी पर सीमन के सैंपल मिले हैं, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही ब्लड ग्रुप का पता लग पाएगा। ये सारी इन्फो मिलने के बाद द्वारका मदन से कहती है कि प्रियंका, सिद्धार्थ और सिक्योरिटी गार्ड साथ ही जेनी के माता पिता को थाने बुलाओ इंक्वायरी के लिए। अब पहले प्रियंका पुलिस स्टेशन आती है पूछताछ के लिए, मतलब तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रियंका असल में कमिश्नर की बेटी है दोस्तों, लेकिन फिर भी द्वारका उससे सवाल करती है। वो प्रियंका से कहती है कि सिद्धार्थ और जेनी के बीच कुछ चल रहा था क्या। प्रियंका कहती है आपके कहने का मतलब क्या है। द्वारका बताती है कि जिस रात जेनी की मौत हुई
उस रात सिद्धार्थ ने तुम्हें 10:40 पर घर छोड़ा और जेनी को रात के 1 बजे और उसके बाद भी जेनी ने सिद्धार्थ को कुछ देर के बाद अपने घर बुलाया। थोड़ा घोलमोल नहीं लग रहा? प्रियंका कहती जेनी सिद्धार्थ को पसंद करती थी और उस रात वो उसे अपने दिल की बात बताने वाली थी। सिद्धार्थ भी उसे पसंद करता था, तो घूमने फिरने के बाद भी जेनी ने उसे अपने घर बुला लिया होगा, हो सकता है। अब इससे ये मतलब तो नहीं ना कि सिद्धार्थ या मैं क्रिमिनल है? मैडम हम स्टूडेंट्स हैं, कोई क्रिमिनल नहीं। द्वारिका कहती मैंने कब ऐसा बोला कि तुम क्रिमिनल हो? ठीक है, तुम्हारी स्टेटमेंट नोट हो गई है, फिलहाल तुम जा सकती हो। फिर प्रियंका के जाने के बाद जेनी के माता पिता थाने आते हैं। द्वारिका से बताते हैं कि हम आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, पर रात में जब जेनी ने अपनी माँ को कॉल किया तो उन्होंने उससे बोला कि 3 घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग। ये सुनकर द्वारिका जेनी के पेरेंट्स से बताती है कि तुम्हें पता है, उसके बाद जेनी ने सिद्धार्थ को कॉल करके बुलाया क्योंकि वो अकेली थी। बाकी इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जेनी और सिद्धार्थ रिलेशनशिप में थे। तो इस पर जेनी के पिता कहते हैं कि मैम हम ये सब नहीं जानते, अब जेनी की मौत के बाद प्लीज उसका नाम खराब मत करिए ये बातें करके। इतना कहकर वो रोते रोते चले जाते हैं दोस्तों। इसके बाद पुलिस स्टेशन में सिद्धार्थ आता है, जिससे द्वारिका कहती है कि कहीं तुम्ही ने तो जेनी को नहीं मारा? सिद्धार्थ कहता है कि आप कैसा इल्जाम लगा रही है मुझ पे? और ये बोलते ही सत्यम सिद्धार्थ को थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि जितना पूछा जा रहा है उतना बताओ। तो सिद्धार्थ कहता है कि मैंने जेनी को उसके घर छोड़ा, फिर मैं अपने घर के लिए निकल गया, जिसके कुछ देर के बाद मुझे जेनी ने खुद कॉल करके कहा कि तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, दोबारा आ सकते हो क्या? अब ये सुनते ही मैं तुरंत जेनी के घर पहुंचा। मेरा घर और उसके घर ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं जेनी के बुलाने पर पहुंच गया और जब मैंने जेनी का दरवाजा नॉक किया तो उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर दोस्तों इसके बाद सिद्धार्थ ने जेनी को काफी आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने जेनी के फोन पर भी कॉल किया, लेकिन कौन उठाएगा? कोई भी नहीं। तो सिद्धार्थ तुरंत नीचे सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और उससे पूछा कि जेनी कहीं गई हुई है क्या? तो गार्ड कहता है जेनी मैम तो कहीं नहीं गई, वो ऊपर ही होंगी, बाकी अभी बस मैं 1 मिनट के लिए यहाँ से हटा था, तब तक आप आ गए। सिद्धार्थ बताता है कि जेनी ना तो नॉक करने पे दरवाजा खोल रही है और ना ही फोन उठा रही है। तो गार्ड भी फिर सिद्धार्थ के साथ जाकर चेक करता है, दरवाजे को नॉक करता है, जिसके बाद गार्ड तुरंत पुलिस को कॉल लगाकर इसके बारे में बता देता है। पुलिस आती है और जब इस बिल्डिंग के ओनर से दूसरी चाबी लेकर फ्लैट के दरवाजे को खोला जाता है तो वहाँ पे लाश मिलती है जेनी की। ये सारी बातें बताने के बाद द्वारका सिद्धार्थ से दोबारा पूछती है कि तुम पहले कार से जेनी को छोड़ने आए और फिर जब तुम दोबारा जेनी के बुलाने पर आए तो तुम बाइक से आए, वॉचमैन के ना होने के बावजूद तुम जेनी के फ्लैट में गए और फिर उसके बाद तुमने जेनी के साथ दुष्कर्म करके उसे मार डाला। ये चीज तुम कबूल कर लो, नहीं तो तुमको जिंदगी भर जेल में सड़ाएंगे। अब इस तरह से द्वारिका सिद्धार्थ को डराती है, लेकिन वो एक ही बात रिपीट कर रहा होता है कि उसने जेनी को नहीं मारा, वो तो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, उसके बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। सत्यम सिद्धार्थ को मारता भी है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जो सच है सच है। इसके बाद वॉचमैन जब पुलिस स्टेशन आता है तो द्वारका के पूछने पर बताता है कि जेनी मैम आने के बाद वापस नीचे आई, उन्होंने मेरे लिए होटल से खाना लाया था, वही देने के लिए आई थी, जिसको देकर वो चली गई। आप सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। यहाँ पुलिस वाले वॉचमैन को भी कहते हैं कि पूरा सच बताओ, जबकि वो तो सच बोल ही रहा था। और फिर सत्यम और मदन तो वॉचमैन को लॉकअप में रखकर काफी मारते हैं ताकि वो जल्दी से इस गुनाह का कबूल कर ले, ताकि इससे पुलिस वाले भी जल्दी मतलब अपना काम करके घर जाएं कि चलो केस हो गया भाई, खत्म हो गया केस। कमिश्नर भी कहता है कि जेनी के केस को किसी भी तरह जल्दी से सॉल्व करो, तो पुलिस पे प्रेशर तो होता ही है। अब मदन, द्वारका और सत्यम जेनी के सोसाइटी के सेक्रेटरी, जेनी के दोस्त, दूध वाले, डिलीवरी वाले और बाकी लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगता। यहाँ तक कि सीमन रिपोर्ट आने पर भी इन्हें पता चलता है कि ये सीमन ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि सीमन एनालिसिस से एग्जैक्ट ब्लड ग्रुप का पता नहीं चलता। तो अब इस रिपोर्ट के हिसाब से पुलिस 5 सस्पेक्ट्स को निकालती है जिनके ब्लड ग्रुप इन्हीं में से होते हैं, लेकिन इन 5 लोगों में जेनी के पिता और सिद्धार्थ का भी नाम होता है। दोस्तों द्वारका कहती है कि जेनी के पिता भी एक मर्द है और हमारे ऐसे ही कितने केसेस देखे हैं जहाँ पिता बच्चों के साथ गलत चीजें कर लेते हैं, इसलिए सभी की तरह जेनी के पिता को भी टेस्ट करवाओ। मगर यहाँ भी कोई फायदा नहीं होता दोस्तों, वो किसी से भी मैच नहीं होता जो रिपोर्ट आई थी। खैर इसी बीच पुलिस स्टेशन में मदन को एक फोन आता है और ये फोन एक औरत का होता है जो कि द्वारका और मदन को किसी के बारे में रोकर बता रही होती है। अब उस औरत ने क्यों फोन किया, उसने द्वारका से क्या बताया, जवाब आगे है दोस्तों, यहाँ पे नहीं है। लेकिन जेनी की मौत को हुए पूरे 12 दिन बीत चुके होते हैं फिलहाल तो, पर पुलिस के हाथ ना कोई एविडेंस लगा होता है, ना ही वो असली कल्प्रेट पकड़ा जाता है और द्वारका को समझ नहीं आता क्या करो, कैसे कातिल को ढूंढूं, क्योंकि वो जानती है कि जेनी का खून उसके दोस्तों या सिद्धार्थ नहीं किया है, और वो जो कोई भी है उसे जेनी या तो जानती थी या फिर वो जेनी के साथ छुप के उसके फ्लैट में घुसा। दरवाजे खिड़की के टूटने का कोई साइन नहीं मिला होता है पुलिस को, यानी कि उसका असली मकसद जेनी के साथ दुष्कर्म करना ही था, जो कि उसने करने के बाद जेनी को मौत के घाट उतार दिया। अब इसी के साथ दोस्तों आ जाइए प्रेजेंट में, यानी कि
2024 में, जहां पर हमें पता चलता है कि जैनी के केस को रीओपन असल में प्रियंका ने करवाया। उसने नीट निकालने के बाद भी मेडिकल लाइन नहीं चुनी, बल्कि उसने लॉयर बनना चुना ताकि वो अपनी दोस्त को इंसाफ दिला पाए, क्योंकि वो जानती है कि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। कोर्ट उसकी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेती है और प्रियंका कोर्ट से कहती है कि उसे इंस्पेक्टर मदन और द्वारिका से कुछ सवाल पूछने हैं। जज इसके लिए प्रियंका को इजाजत दे देती है और कहती है कि अगली तारीख उन दोनों को ही कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस भेजा जाएगा। प्रियंका ने लॉयर बनना चुना। इससे उसकी माँ खुश नहीं होती, लेकिन जैनी के पिता जो कि पुलिस कमिश्नर है, वो कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी के फैसले पे कोई संदेह नहीं है, वो जो करना चाहती है वो करे, ये उसकी जिंदगी है। खैर दोस्तों, कोर्ट की अगली डेट पर जब मदन कटघरे में आता है तो प्रियंका उससे कहती है कि आपने जैनी के केस को ठीक से डील क्यों नहीं किया था? 12 दिनों के बाद आप लोगों ने इसमें इंटरेस्ट खत्म कर दिया, बताइए ऐसा क्यों किया? अब इस पर गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑब्जेक्शन करते हुए कहता है कि ये गलत इल्जाम है। कुछ दिनों के बाद इस केस को इसीलिए होल्ड पे रखा गया था क्योंकि द्वारका मैम का ट्रांसफर हो गया था और सत्यम को भी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया था। अब जो भी नए ऑफिसर उनकी जगह पर आए, उन्हें इस केस की इतनी डिटेल नहीं पता थी और फिर ये केस CBCID को दे दिया गया और उन्हें भी कोई एविडेंस नहीं मिला। अगर कोर्ट पुलिस को 6 महीने का वक्त देती है तो वो इस केस पे फिर से काम कर सकती है। अब इस पर प्रियंका कहती है कि 2020 में जैनी के पिता ने कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी। तब कोर्ट ने पुलिस को 6 महीने में केस निपटाने को कहा था, लेकिन फिर कोविड की वजह से पुलिस को एक्सक्यूज मिल गया और उन्होंने इस बात को टाल दिया। अब ये चीज जब जज चेक करती है तो वो कहती है कि मैं आपको टाइम नहीं दे सकती, आपको ऑलरेडी बहुत टाइम मिल चुका है। तो आगे प्रियंका बोलती है कि जिस साल जैनी का मर्डर हुआ उसी साल ठीक जैनी की तरह एक केस फरवरी महीने में वेलाचेरी में हुआ। अनीता नाम की लड़की के साथ दुष्कर्म और मर्डर करके उसे मार दिया गया। पुलिस ने इस केस में एक आदमी को अरेस्ट किया था, लेकिन उसके गुनाह को कोर्ट में नहीं प्रूव कर पाए और वो आजाद हो गया। उस केस में पुलिस को कातिल के जूतों के निशान मिले जो कि 11 नंबर के थे और ऐसे जूते जाहिर है कोई 6 फुट का इंसान ही पहनता होगा। क्या पुलिस ने उस एविडेंस को जैनी के एविडेंस से मैच किया? तो इस पर ओपोजिट वकील कहता है कि एक चोर लोगों के घर 10 नंबर के जूते पहन के चोरी करता है और उसकी हाइट अगर सिर्फ 4 फुट 2 इंच के अराउंड हो तो क्या ऐसा वो कातिल नहीं कर सकता था? गुमराह करने के लिए हो सकता है वो कोई छोटा हो, इतना बड़ा जूता पहन के आया हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? तो प्रियंका बोलती है बिल्कुल कर सकता है सर, लेकिन पुलिस को इस एंगल से भी तो सोचना चाहिए था ना। ये सुनकर पोजीशन लॉयर चुप हो जाता है। इसके बाद कोर्ट में द्वारका के पेश होने की बारी आती है। जैनी द्वारका से पूछती कि जब आप जैनी का केस सॉल्व करने में लगी हुई थी तब आपको एक कंस्ट्रक्शन वर्कर वैशाली का कॉल आया था, उसके साथ भी दुष्कर्म किसी ने किया था और उस केस में आपने किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। तो द्वारका बताती कि वैशाली ने मुझे बताया था कि उसका नाम कहीं नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने उसका केस ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं किया। उसके मुताबिक किसी 6 फुट की हाइट वाले ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसके हाथ में चाकू था, इसीलिए वैशाली चीखी नहीं और वो दरिंदा अपनी हवस शांत करके चला गया। अगर वैशाली चीखती तो वो उसे मार डालता। हमने उस केस में भी काफी कुछ पता लगाने की कोशिश की मगर हमें कुछ पता नहीं चला। तो प्रियंका इस पर कहती कि आपने वैशाली का मेडिकल करवाया था क्या? तो द्वारका कहती कि हाँ, हमने मेडिकल करवाया था और हमें सीमन का सैंपल भी मिला था। तो प्रियंका कहती है कि उस सैंपल को आपने जैनी वाले सैंपल से मैच करके देखा था क्या? और ये सवाल सुनते ही द्वारका की नजरें नीचे झुक जाती हैं और वो कहती है कि केस के प्रेशर के चलते मैंने ये सोचा ही नहीं किया। तो प्रियंका कहती है कि आपने जैनी के केस की तरह उस केस को भी होल्ड पे छोड़ दिया। वैशाली का केस ऑफिशियल नहीं था तो उसमें आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहा होगा, इसलिए उसे होल्ड पे छोड़ दिया। और जैनी के केस में आप पर प्रेशर था, इसलिए उस समय तो आप किसी को भी अक्यूज बनाकर कोर्ट में पेश कर रही थी। आपको बस जैनी, वैशाली और अनीता इन तीनों केसेस की सिमिलरिटीज देखनी थी। क्या पता ये तीनों कांड किसी एक ने किए हो। और द्वारका की इस गलती पर जज ऑर्डर देती है कि जल्दी से वैशाली के पास मिले सैंपल और जैनी के पास मिले सैंपल को मैच करवाया जाए और अगर मैच हो जाते हैं तो अनीता वाले डिस्क्रिप्शन और वैशाली के दिए हुए डिस्क्रिप्शन को मिलाया जाए और इस केस में पुलिस वापस से लगे और असली क्रिमिनल को ढूंढ निकाले। अब इस पॉइंट पर पोजीशन लॉयर कहता है कि प्रियंका कमिश्नर की बेटी है, इसीलिए उन्हें वैशाली के केस के अनऑफिशियल होने के बाद भी पता चल गया। वो अपने पिता के इन्फ्लुएंस से अपने करियर को बना रही है। तो प्रियंका कहती है कि 4 दिन पहले मेरे पास वैशाली ने खुद आकर ये सब बताया, समझे। उसे लगता है कि जैनी का मर्डर करने वाला वही है जिसने उसके साथ गलत काम किया। वो बस इतना चाहती है कि उसका कहीं नाम ना आए क्योंकि इससे उसका नाम खराब होगा ना। अब कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सैंपल्स को मैच किया जाता है और सैंपल्स मैच हो जाते हैं। द्वारका अब तमिलनाडु के अलावा आसपास के स्टेट में वैशाली के दिए डिस्क्रिप्शन वाले किसी भी ऐसे मुजरिम को ढूंढने में लग जाती है, मतलब जिसने लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया हो। वैशाली का बताया डिस्क्रिप्शन मैच होने के बाद उसका सीमेंट टेस्ट होगा और इस तरह पुलिस असली कातिल तक पहुंच जाएगी। लेकिन कोर्ट में प्रियंका बताती है कि कोलकाता में 1985 से 1995 यानी कि 10 साल के अंदर एक सीरियल किलर ने 30 लोगों को मारा था और वो हमेशा खुद को
बचाने के लिए पुलिस से किसी छोटे मोटे केस में अंदर हो जाता था और जब मन होता तो 5 से 10,000 रुपए का फाइन भरकर बाहर आ जाता था, क्योंकि उसे भी पता था कि पुलिस उसको जेल में नहीं ढूंढेगी। तो हो सकता है कि जेनी को मारने वाला भी यही चीज कर रहा हो, किसी केस में छोटे मोटे केस में अंदर गया हो ताकि बड़े केस का शक उस पे जाए ना। अब प्रियंका ने जैसा कहा वैसा ही कमिश्नर भी द्वारका और बाकी पुलिस वालों से करने के लिए कहता है। वो कहता है अगर मेरी बेटी कुछ कह रही है तो उसमें जरूर कुछ सच्चाई होगी। तो द्वारका कहती है कि आपकी बेटी की वजह से हमारे डिपार्टमेंट का नाम खराब हो रहा है, आप उससे बात क्यों नहीं करते। तो इस पर कमिश्नर कहता है कि वो फर्ज निभा रही है और मुझे अपना फर्ज निभाना चाहिए। यहाँ बाप बेटी का रिश्ता नहीं है, यहाँ धर्म का रिश्ता है। और द्वारका को वो ऑर्डर देता है कि तुम केरला, कर्नाटका, आंध्रा इन तीनों के आसपास के स्टेट्स के जेल में हर जगह चेक करो और जो डिस्क्रिप्शन उसने बताया उसे देखो। सब कुछ कर लिया है तो ये भी करके देख लेते हैं। द्वारका ऐसा ही करती है दोस्तों। और आखिरकार पुलिस को केरला से एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कि एक क्लब में कुछ लोगों के साथ लड़ाई करते हुए पकड़ा जाता है। उसका नाम है संग्राम और वो सच में 6 फुट का भी है। साथ ही उसका सीमन जेनी और वैशाली के पास मिले सीमन से मैच कर जाता है। पुलिस वाले संगम को मारते हुए द्वारका के पास लेकर आते हैं और फिर द्वारका भी उसे काफी मारती है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ उससे काफी ज्यादा बार पूछने पर संगम बताता है कि मैं किसी भी लड़की को देखता हूँ तो पहले उसके पहनावे को देखता हूँ और फिर उसकी बॉडी को स्कैन करते हुए अपनी आंखों से कुछ करता हूँ। उसके बाद मैं उस लड़की को कुछ दिनों तक फॉलो करता हूँ और मौका मिलते जब उसके घर में कोई नहीं होता तो मैं उसके घर में घुसकर खुद को संतुष्ट करता हूँ और अगर वो शोर नहीं मचाती है, बढ़िया तरीके से साथ देती है तो उसको छोड़ देता हूँ। बाकी अगर वो शोर मचाती है तो फिर मार डालता हूँ। मैं जानता हूँ कि इज्जत के डर से कोई भी लड़की इस बारे में रिपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि एक बार जब मैं एक लड़की के साथ गलत काम करने उसके घर में घुसा तो उस वक्त उसके घर वाले मौजूद थे। उन्होंने मुझे मारा तो, लेकिन पुलिस को बताया कि मैं चोरी करने के लिए घुसा था और उस वक्त मुझ में हिम्मत भी मिल गई, अपनी ख्वाहिश पूरी करने का लाइसेंस भी मिल गया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन कोई भी पुलिस को शिकायत नहीं करेगा। इस तरह दोस्तों बहुत ही स्टाइल में वो बातें बता रहा होता है अपनी, जैसे कि बहुत बड़ा काम किया वो इसने। बाकी आगे वो ये भी कहता है कि मैंने अनीता के साथ भी यही किया, उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया जब वो अकेली थी, और जब मैं जाने लगा तो अनीता ने पीछे से मारने की कोशिश करी तो फिर अनीता को मौत के घाट उतार दिया गया। बाकी दोस्तों वो कहता है कि वैशाली तो चाकू देखकर डर गई थी और वो चीखी नहीं तो फिर उसको छोड़ दिया गया, मुझे उसको मारने का मन नहीं किया, साथ ही कुछ पैसे भी दे दिए। अब वो जेनी के बारे में बताता है। जेनी जिसे उसने जिम में देखा था तब से संग्राम उसके पीछे लग गया था दोस्तों। उसको एक दिन पता चला कि जेनी के माता पिता नहीं है तो वो जेनी के घर में चुपके से दाखिल हो गया। इसके बाद जेनी जब रात में वापस आई तो उसने अपनी माँ को कॉल किया। बातों से संग्राम को पता चल गया कि उसके पेरेंट्स 3 घंटे के बाद आएंगे। फिर जेनी ने सिद्धार्थ को कॉल करके बुलाया तो संग्राम ने तुरंत जेनी के ऊपर अटैक कर दिया। उसके हाथ और पांव बांधकर उसने जेनी के साथ एक बार नहीं बल्कि 3-3, 4-4 बार दुष्कर्म किया। पर तभी जब सिद्धार्थ दरवाजे को नॉक करने लगा तो जेनी ने चिल्लाने की कोशिश करी और इसी दौरान जेनी को चुप कराने के लिए संग्राम ने उसको एक के बाद एक कई बार करके चाकू से मारा। उसने जेनी को 18 बार चाकू मारा होता है। साथ ही उसने जेनी के प्राइवेट पार्ट पे भी चाकू से वार कर दिया था। और इस हैवानियत के बारे में सुनकर प्रियंका ही नहीं बल्कि पूरा कोर्ट जेनी के लिए रो देता है कि बेचारी ने क्या दर्द सहा होगा। प्रियंका जज से कहती है कि ऐसे लोग बड़ी चालाकी से बच जाते हैं जज साहब, इसीलिए इनको सजा देना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब संग्राम का एक मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है ये जानने के लिए कि वो दिमागी रूप से फिट है या नहीं। मेडिकल टेस्ट में सब कुछ सही निकलता है। फिर इसके बाद जज के सामने पर्सनली वैशाली पेश होकर अनऑफिशियली संग्राम की पहचान कर देती है कि यही है जिसने मेरे साथ गलत काम किया। कोर्ट की आखिरी तारीख में प्रियंका अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हुए कहती है कि ऐसे लोग पूरे देश में हैं, पता नहीं कहां कहां मौजूद हैं, किसके घर में हैं। ऐसे क्राइम्स लगातार हो रहे हैं, गुनहगार पकड़े नहीं जाते और बेगुनाह को पुलिस कोर्ट में पेश कर देती है। और ऐसे लोग बिना डरे बच्ची के साथ लेकर बूढ़ी तक सभी के साथ गलत काम करते हैं, उन्हें नोचते हैं किसी जानवर की तरह और अपने शातिर दिमाग के चलते पुलिस से बचते रहते हैं। ऐसे लोगों में डर पैदा हो और कोई भी किसी भी लड़की को छूने से पहले 10 बार सोचे ऐसा कोई फैसला सुनाया जाए। तो जज कहती है कि मेरा काम फैसला करने का है। अब इस फैसले के बाद मैं जानती हूँ कि ये शख्स हायर कोर्ट्स में अपील करके बच जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसे सजा दूंगी। और वो संग्राम को फांसी की सजा सुनाती है, जिसको सुनकर सभी के दिल में ठंडक पड़ती है दोस्तों। बाकी प्रियंका ने जेनी को इंसाफ दिलाया होता है। कमिश्नर अपनी बेटी से कहता है मुझे तुम पे गर्व है बेटा, लेकिन शायद तुम्हें मुझ पे गर्व नहीं होगा। इसीलिए प्रियंका कहती है कि पापा मुझे आप पर हमेशा गर्व रहेगा, पर मुझे आपके डिपार्टमेंट पे जरा कम विश्वास है। बाकी आपसे ज्यादा प्यार तो मैं मम्मी से भी नहीं करती हूँ। ये सुनकर कमिश्नर अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। और अब मूवी के आखिरी सीन में हमें पता चलता है दोस्तों कि जैसा जज ने बोला था ठीक वैसा ही हुआ। संग्राम ने कोर्ट में अपील कर दी थी, आगे मतलब हायर कोर्ट्स में उसकी फांसी की सजा को होल्ड कर दिया गया। अब ये देखकर पुलिस वाले खुद से संग्राम को दूसरे जेल शिफ्ट करने के बहाने उसका एनकाउंटर कर देते हैं और इस तरह उसके एनकाउंटर की खबर पूरे देश में खुशी की लहर लेकर आ जाती है, क्योंकि आखिर में पुलिस ने वो काम कर ही दिया जिसको वो कर नहीं पा रही थी। बाकी इसी के साथ एक कहानी खत्म हो जाती है। अब बताइए दोस्तों ऐसे लोगों को क्या ट्रीटमेंट किया जाए? फांसी से भी कोई बदतर सजा देनी चाहिए इनको, मतलब जिसमें वो तड़प तड़प के मरे, है ना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।